नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 12th हिंदी का पेपर हल करेंगे, जो कि 3 घंटे और 80 मार्क्स का था। सेट नंबर 3 पेपर में कुल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित है। इस पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड आ में 45 यानी 45 बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, यानी ऑप्शन भी दिए गए हैं। पेपर के खंड अ में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, कोई भी पठित या अपठित गद्यांश या पद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक एक बार फिर से यदि संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। समाज में, परिवार में विविध कुल परंपराओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे वयोवृद्ध ही इन संस्कृतियों एवं परंपराओं के वाहक होते हैं और इनसे भली भांति परिचित होते हैं। वयोवृद्ध परिवार के तरुण सदस्यों को धर्मोन्मुख करते हैं, धार्मिक विधि विधानों का महत्व समझाते हैं। वे भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन कायम करना सिखाते हैं। वे ही परिवार में शांति के उपाय, लोक व्यवहार, रीति नीति आदि के बारे में सद्गुण विकसित करने में सहायक होते हैं और संस्कारों की नींव रखते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वृद्धजनों का अनादर एवं अपमान नहीं होना चाहिए। तरुणों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और उनके मान सम्मान में कोई कमी न आने दें तथा उनकी सुरक्षा कोमलता से करें। भौतिक जीवन शैली के चलते भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्य बदलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम बुजुर्गों की उपेक्षा एवं उनका तिरस्कार है। बुजुर्गों को दरकिनार करने से आज परिवारों में कलह, क्लेश, दुख, संताप बढ़ रहा है। भौतिक जीवन शैली से हमारी आस्थाओं के मूल्य ही बदल गए हैं। मानसिक अशांति बढ़ रही है, रोग शोक बढ़ रहे हैं। परिवार के तरुण सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार के वृद्धजनों को अपने से अलग न करें एवं उनका यथोचित मान सम्मान करें। परिवार समाज की कसौटी पर खरी उतरने वाली धारणाओं, मान्यताओं एवं परंपराओं को तोड़ने मोड़ने का या उनकी अनदेखी करने का प्रयास कदापि न करें। संस्कार वहीं अच्छे होंगे जहां बुजुर्गों का, माँ बाप का मान सम्मान करते हुए उनके द्वारा निर्देशित संस्कृति एवं परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। बुजुर्ग जीवन के मूल्यों को जानने वाले होते हैं। उनका भी कर्तव्य है कि वे परिवार के हर मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप इसलिए ना करें कि वे बुजुर्ग हैं। उनको भी हृदय की विशालता बनाए रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, वृद्धजनों को संस्कारों और रीति रिवाजों का वाहक क्यों माना जाता है? तो सही उत्तर है बी, क्योंकि वे इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराओं के समाप्त होने का कारण है। सही उत्तर है संयुक्त परिवारों का विघटन।
वृद्ध व्यक्तियों को परिवार की धुरी क्यों माना जाता है? सही उत्तर है बी, परिवार में सद्गुणों और संस्कारों की नींव रखने के कारण। वृद्धजनों का अनादर करने के परिणामों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत। तो सही उत्तर है डी, भौतिकता और आध्यात्मिकता का असंतुलन। बुजुर्गों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और तिरस्कार का कारण है। सही उत्तर है बी, भौतिक जीवन शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि ने जीवन को सुगम बनाने के साथ साथ क्या दुखद स्थितियां दी हैं? सही उत्तर है शारीरिक और मानसिक व्याधियां। युवाओं को वृद्धों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? सही उत्तर है वृद्धों का अनादर और अपमान। पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए गद्यांश में वृद्धों से क्या अपेक्षा की गई है? तो सही उत्तर है डी, पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना। भौतिक जीवन शैली से हमारी आस्थाओं के मूल्य ही बदल गए हैं, पंक्ति का आशय है। सही उत्तर है भौतिक जीवन शैली ने हमें अर्थ प्रधान बना दिया है। अगला प्रश्न, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्य बदलते जा रहे हैं। कारण, भौतिक जीवन शैली का प्रभाव सर्वत्र हावी हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है ए, कथन तथा कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पहला ये ऑप्शन सही है, ए। अगला प्रश्न, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित 5 MCQ टाइप एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पहला प्रश्न, संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? तो सही उत्तर है डी, समाचार पत्र। दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? सही उत्तर है बी, दृश्य के साथ लेखन। अगला प्रश्न, खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है। सही उत्तर है बी, मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। अगला प्रश्न, समाचार लिखते समय मुख्यतः कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? तो सही उत्तर है डी, 6 है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है डी, फीचर। अगला प्रश्न, जिसमें एक अपठित काव्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। काव्यांश देखिए, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर अस न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बहुत ही सुंदर काव्यांश। इस पर आधारित प्रश्न देखिए, कठिनाइयों और संघर्षों को सहन कर पांडवों में किस प्रकार का बदलाव आया? तो सही उत्तर है बी, व्यक्तित्व निखर गया। भगवान हस्तिनापुर क्यों आए थे? सही उत्तर सी, पांडवों का संदेश लेकर। अगला प्रश्न, तो दे दो केवल 5 ग्राम पंक्ति में निहित जीवन मूल्य है। तो सही उत्तर है ए, संतोष। परिजन पर अस न उठाएंगे पंक्ति में प्रयुक्त अस का अर्थ है, सही उत्तर है सी, तलवार। विवेक के मर जाने से क्या होता है? तो सही उत्तर है ए, मनुष्य का नाश होता है। अथवा में काव्यांश दिया गया है, अपठित काव्यांश, दोनों में से कोई एक करना था। काव्यांश देखिए, मित्रता बड़ा अनमोल रतन कब उसे तौल सकता है धन धरती की तो है क्या बिसात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्यौछावर कर दूं कुरुपति के चरणों पर धर दूं सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ उस दिन के लिए मचलता हूँ।
यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोड़ना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। बहुत ही सुंदर काव्यांश। इस पर आधारित प्रश्न देखिए, काव्यांश में अनमोल रतन का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है बी, जिसका मूल्य आंका न जा सके। अगला प्रश्न, किस पर स्वर्ग न्यौछावर करने की बात की गई है? तो सही उत्तर है ए, मित्रता पर। अगला प्रश्न, किस पर स्वर्ग न्यौछावर करने की बात की गई? मित्रता पर। काव्यांश में वक्ता द्वारा युद्ध में सम्मिलित होने का कारण है। तो सही उत्तर है सी, ऋण चुकाना। अगला प्रश्न, सिर लिए स्कंद पर चलता हूं पंक्ति में स्कंद का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सी, कंधा। धन को धूल समझने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सही उत्तर है ए, जीवन का अस्थायित्व। अगला प्रश्न चौथा, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है जो कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। काव्यांश से संबंधित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। काव्यांश देखिए, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिरधनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देहधर वैसा। कुंभकर्ण बूझा को भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बूझा के काहे भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तई अभिमानी, जई प्रकार सीता हरियाणी। प्रश्न पहला, दशानन के बार बार सिर धुनने का क्या कारण था? तो सही उत्तर है डी, लक्ष्मण का स्वस्थ हो जाना। अगला प्रश्न, अत्यधिक शोक से बेचैन होकर रावण किसके पास गया? सही उत्तर है सी, कुंभकर्ण के पास। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण को असमय जगाने के पीछे रावण की क्या मनोदशा रही होगी? तो सही उत्तर है डी, कुंभकर्ण की शक्ति पर भरोसा। जागा निश्चर देखिए कैसा, पंक्ति में निश्चर से किसे संबोधित किया गया? तो सही उत्तर है बी, कुंभकर्ण को। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? सही उत्तर है सी, दुखी होने का कारण। अगला प्रश्न पांचवा, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए 5 अंक के, जो कि भक्तिन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैखाने पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ से किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? तो सही उत्तर है बी, कविता लिखने की। अगला प्रश्न, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, पंक्ति का आशय है। तो सही उत्तर है बी, रात अधिक होना। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार लेखिका का जानवरों के प्रति किस प्रकार का भाव अभिव्यक्त हो रहा है? तो सही उत्तर है प्रेम का, और बी ऑप्शन भी सही है, वात्सल्य का। यानी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, प्रेम का, वात्सल्य का। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अगला प्रश्न, रात अधिक हो जाने के बाद भी भक्तिन जागने का प्रयास क्यों करती रहती है?
तो सही उत्तर है डी, लेखिका को अकेली ना छोड़ने के विचार से। गद्यांश के अनुसार भक्तिन का लेखिका के प्रति किस प्रकार का भाव अभिव्यक्त होता है? तो सही उत्तर है सी, स्वामी भक्ति। अगला प्रश्न, जिसमें वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित एक एक अंक के 10 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 10 अंक के प्रश्न। पहला, जब यशोधर पंत ने अपने आखिरी फाइल का फीता बांधा तब घड़ी में क्या समय हो रहा था? तो सही उत्तर है सी, 5:25। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के लेखक का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता था? सही उत्तर है डी, पाठशाला जाने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का शहर क्यों कहा गया है? तो सही उत्तर है बी, पूर्ण विकसित होने से। मोहनजोदड़ो को छोटे मोटे टीलों पर आबाद क्यों किया गया था? सही उत्तर है बी, बाढ़ से बचने के लिए। जूझ कहानी में लेखक सुबह शाम खेत पर ढोर चराते आदि समय भी कविताओं में क्यों रमे रहते थे? सही उत्तर है डी, कविताओं में मन रमने से। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना हो सकती है? सही उत्तर है बी, पीढ़ी का अंतराल। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। पंक्ति से यह पता चलता है कि उत्पादन अधिक होने से भाव नीचे जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। पंक्ति में केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है बी, राजधानी। वसंत पाटिल कक्षा में सम्मान क्यों था? वसंत पाटिल का कक्षा में सम्मान क्यों था? सही उत्तर है सी, पढ़ने में होशियार एवं शांत था। अगला प्रश्न, ड्रेसिंग गाउन पहनते हुए यशोधर बाबू की आंखों में नमी क्यों आ गई थी? तो सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, यानी भूषण के व्यवहार के कारण और किशनदा की याद आने के कारण। सही उत्तर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला 7वां प्रश्न, जिसमें 4 विषय दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना था, जो कि 6 अंक का प्रश्न है। रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना था, जो कि 3-3 अंक के यानी 6 अंक के 2 प्रश्न। 8वें का देखिए, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहानी की कथावस्तु का समय और स्थान के आधार पर विभाजन। दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम के आधार पर दृश्यों का निर्माण। तीसरा पॉइंट, कहानी में आई विवरणात्मक टिप्पणियों की मंच सज्जा या पार्श्व संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति। चौथा पॉइंट, पर्याप्त मात्रा में संवादों की व्यवस्था। 5वां पॉइंट, पात्रों की मनोदशा और द्वंद्व की उपयुक्त प्रस्तुति। कोई भी 3 बिंदु विस्तार से उल्लेखित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न ख, रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं? 19वीं शताब्दी में इसकी लोकप्रियता का क्या कारण था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाचार तथा समकालीन प्रस्तुति, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, खेलों का आंखों देखा हाल, गीत संगीत नाटक आदि मनोरंजक कार्यक्रम। लोकप्रियता का कारण, मनोरंजन के अन्य साधन आम आदमी के लिए उपलब्ध न होना, सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन, किसी भी स्थान पर ले जाने की सुविधा। अगला प्रश्न ग, लेखन से आप क्या समझते हैं? लेखन के लिए अभ्यास क्यों आवश्यक है और कैसे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखन का अभिप्राय, भाषा के सहारे विचारों और भावों की अभिव्यक्ति। कारण, अभिव्यक्ति एवं विचार करने की क्षमता विकसित करने के लिए। कैसे, परंपरागत विषयों से हटकर मौलिक लेखन के प्रयास तथा अभ्यास द्वारा। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 प्रश्न करने थे, जिनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना था, जो कि 2-2 अंक के
4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के 2 प्रश्न करने थे। 9वें का पहला देखिए का विचार परक लेखन किसे कहते हैं, इसके भेदों का उल्लेख करते हुए अखबार को होने वाले लाभ बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। विचार परक लेखन समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय टिप्पणियाँ, लेख इत्यादि को विचार परक लेख कहा जाता है। भेद विभिन्न विषय के विशेषज्ञों, वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ, कॉलम, आलेख, फीचर इत्यादि। लाभ अखबारों की छवि का निर्माण एवं जनमत को प्रतिबिंबित करना। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। ख किसी समाचार पत्र को लिखते समय मुख्यतः किन 6 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है, उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। क्या, कौन, कब, कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिसमें कि समाचार का इंट्रो और मुखड़ा आता है। कैसे और क्यों, इसमें समाचार को विस्तार से बताया जाता है, यानी समाचार की बॉडी। विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है कैसे और क्यों में। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न ग संवाददाता और विशेष संवाददाता के अंतर को समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। संवाददाता अखबारी दुनिया में बीट कवर करने वाला संवाददाता। बीट रिपोर्टर को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन। विशेष संवाददाता विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को विशेष संवाददाता कहा जाता है। घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करने वाला संवाददाता। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 10वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 में से कोई 2 प्रश्न करने थे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना था, जो कि 3-3 अंक के यानी 6 अंक के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क आत्मपरिचय कविता में कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि को संसार अपूर्ण लगने के कारण संसार की विषमताएं, सुख दुख से निर्लिप्त होकर अपने अनुसार जीवन जीना, संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति, भावनाओं को अधिक महत्व देना, संसार का भावशून्य होना। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न ख कविता और फूलों के बीच की समानता और अंतर को कविता के बहाने कविता के संदर्भ में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कविता और फूलों में समानता दोनों का अपने सौंदर्य, सुगंध और प्रभाव से सबको लुभाना, आकर्षित करना। अंतर फूलों में सौंदर्य, सुगंध और जीवन सीमित होता है, किंतु कविता का प्रभाव शाश्वत एवं देशकाल की सीमा से परे होता है। अगला प्रश्न ग कृषक अधीर होकर बादल को क्यों बुलाता है, बादल राग कविता के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। परिवर्तन की आशा से, खुशहाली की आशा से, शोषण से मुक्ति की आशा से, उन्नत खेती की आशा से। कोई भी 3 बिंदु अपेक्षित रूप से विस्तार पूर्वक लिखे जा सकते हैं, उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है, जो कि 2-2 अंक के यानी 4 अंक के प्रश्न 2 प्रश्न। पहला प्रश्न का तुलसी ने अपने पद धूत कहो अवधूत कहो में अपने स्वाभिमान को कैसे व्यक्त किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभावों तथा वर्ग भेद की अवहेलना करके धर्म के आधार पर समाज का विभाजन करने वाले दुराग्रहों का तिरस्कार करके। अगला प्रश्न ख छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज के पन्ने को खेत की तरह क्यों कहा है, समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। खेत की तरह ही कागज के पन्ने पर कल्पना के सहारे भावनाओं रूपी बीजों के अंकुरित
पल्लवित और पुष्पित हो रचना का रूप धारण करने के कारण कवि ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न, ग उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। भोर के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, जिसमें से उगते सूर्य की श्वेत आभा झांकने लगती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है, जो कि 3-3 अंक के यानी 6 अंक के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न का, भक्तिन पाठ में भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। भक्तिन द्वारा लेखिका को खुश करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना, शास्त्रों की बातों को अपने तरीके से सुलझाना, भक्तिन द्वारा पैसे छिपा देना, पूछने पर गलती नहीं मानना और तर्क देना। अगला प्रश्न ख, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न यानी प्रयास, इस तरह से उल्लेख किया जा सकता है। अपेक्षित विस्तार पूर्वक लिखा जा सकता है अपेक्षित उत्तर। अगला प्रश्न है स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अगला प्रश्न ग, शीर्ष के फूल पाठ में चर्चित अशोक वृक्ष की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ग का अशोक वृक्ष की विशेषताएं, तो इसमें इस तरह से लिखा जा सकता है उत्तर, सदाबहार वृक्ष, आम के पत्तों से मिलते जुलते पत्ते, मंगलजनक वृक्ष यानी अशोक वृक्ष की विशेषताएं, सदाबहार वृक्ष, आम के पत्तों से मिलते जुलते पत्ते होते हैं, मंगलजनक माना जाता है अशोक के वृक्ष को, और यह वृक्ष बहुत ही छायादार और सुंदर होता है। कोई भी 3 बिंदु अपेक्षित रूप से उल्लेख किया जा सकता है विस्तार पूर्वक। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि जिनका 40 शब्दों में लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना था, जो कि 2-2 अंक के यानी 4 अंक के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, लुट्टन को राजा साहब ने किस प्रकार पुरस्कृत किया और क्यों। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। किस प्रकार पुरस्कृत किया, राज पहलवान घोषित करना, सदा के लिए अपने दरबार में रखना। कारण, श्यामनगर के दंगल में पहलवान चांद सिंह, जिसे लोग शेर का बच्चा कहते थे, को पछाड़ना, इसलिए राजा ने उसे पुरस्कृत किया था, अपने दरबार में राज पहलवान बनाकर रखा था, और अपने राज्य का नाम गौरवान्वित करना। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है काले मेघा पानी दे शीर्षक पाठ में लेखक अंधविश्वासों का विरोधी क्यों था, कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आर्य समाजी होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्य समाजी होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और तर्क के आधार पर, आर्य समाजी होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास न होना। कोई भी 2 बिंदु उल्लेख किया जा सकता है। ग, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अन्याय शास्त्र, अनीति शास्त्र क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाजार को मनुष्य से अधिक महत्व देने के कारण, एक की हानि में दूसरे का लाभ देखने के कारण, बाजार को प्रमुखता देने वाले अर्थशास्त्र में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति न होकर उसका शोषण होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। तो यह था CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 12th हिंदी का पेपर सेट नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक,
जय हिंद।